नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आपका अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हायर एजुकेशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को देने के लिए इस वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर में वैसे तो ऑल ओवर 10 यूनिट्स हैं। अगर हम देखें तो ये 10 यूनिट कौन कौन से हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पूरे एनालिसिस में इस सारी यूनिट्स को विशेष रूप से डिजाइन किया है। अगर हम देखें तो इन्हें हम 3 प्रकार के अध्ययन श्रेणियों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड थ्योरेटिकल रूप से, रिसर्च एप्टीट्यूड को थ्योरेटिकल यूनिट, लॉजिक रीजनिंग डीआई को प्रैक्टिकल के यूनिट, हायर एनवायरमेंट आईसीटी को फैक्ट्स की यूनिट, कम्युनिकेशन को फैक्ट्स की यूनिट और कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिकल यूनिट पे रखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने अध्ययन दृष्टिकोण से ये देखा है कि जो पढ़ाई होती है वो 3 तरीके की चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो सकती है, दैट इज थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड फैक्ट्स। इस दृष्टिकोण से टीचिंग और रिसर्च ये प्योर थ्योरेटिकल यूनिट्स होते हैं। लॉजिक, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन ये प्रैक्टिकल का सेक्शन है। हायर एनवायरमेंटल, आईसीटी और कम्युनिकेशन ये फैक्ट्स की यूनिट है। अगर हायर एजुकेशन को देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन की जो यूनिट है इसमें हम इतने महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को देखते हैं जो कि आपके अन्य सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और बहुत से अन्य जीएस एग्जामिनेशन, जीएस पार्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। अतः इस दृष्टिकोण से आज का जो ये वीडियो है ये काफी काम का है और ये बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और जीएस के सेक्शंस को लेकर उपस्थित हुआ है। स्टूडेंट्स, मैंने इस योजना अनुसार जो यहाँ पर मैं हायर एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का, इस सिलेबस को मैं कई सेक्शंस में, कई वीडियो में, आने वाले कई वीडियो में एक एक करके आपको इसको कराऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहले आपको आज एक इंपॉर्टेंट कंटेंट जो फर्स्ट कंटेंट है दैट इज इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पर डिस्कस करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी के सीक्वेंस के आगे जो आपके सिलेबस में यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है उसके कंटेंट को आगे बढ़ाता जाऊंगा। इस लॉकडाउन के साथ आपकी तैयारी को मैं प्रॉपर रूप से चलाना चाहता हूं और एग्जामिनेशन भी संभवतः जैसा पूर्व के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है वो 2.5 से 3 महीने में होने की संभावना लगती है। इस दृष्टिकोण से ये यूनिट आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते चलिए। स्टूडेंट्स, देखिए मैंने अभी आपके सामने इसको डिस्कशन किया, ये फैक्ट्स का यूनिट है। फैक्ट्स 2 तरीके के होते हैं, एक ट्रेडिशनल फैक्ट्स होते हैं और एक करंट फैक्ट्स होते हैं। जहां तक ट्रेडिशनल फैक्ट्स के संबंध है वहां तक मैं आपको वो जो भी नोट्स दूंगा या जो भी मैं मैटर को पढ़ाऊंगा वो सारा मैटर जो है वो फिक्स है, उसमें चेंजेस होने की संभावनाएं नहीं रहती। लेकिन करंट फैक्ट्स को अगर देखा जाए तो वो आज अगर मैंने आपको पढ़ाया तो वो आने वाले कुछ दिनों में एग्जामिनेशन से पहले तक बदलने की संभावना है। अतः मैं ये चाहूंगा कि मैं जो भी मैटर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो आप अपने साथ एग्जामिनेशन से पहले एक बार अपडेट करके जरूर जाएं, क्योंकि चाहे वो एनसीटी के संबंध में हो, चाहे यूजीसी, चाहे यूनिवर्सिटी के संख्याओं के संबंध में हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज की संख्या या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या या इससे भी रिलेटेड कोई हायर एजुकेशन में कोई फैसले आते हैं, वो सब कुछ जो है वो अपडेटेड होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अपडेट होना जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ वो ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट पेपर में हायर एजुकेशन की इस यूनिट को बहुत लाइटली लिया जाता है। मैंने देखा अधिकतर बच्चे रिसर्च और टीचिंग पर ही फोकस रहते हैं, लेकिन आपको सच बता दें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बात स्पष्ट मेंशन है कि हर यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन आना है।
तो हर यूनिट को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है और इसीलिए आज हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर में बहुत कम अंक लाते हैं। इसका कारण है कि वो भयभीत होते हैं कि टीचिंग का क्या होगा, रिसर्च का क्या होगा। अधिकतर टाइम टीचिंग और रिसर्च की बहुत सी किताबों को लेकर एक्सरसाइज करने में लगे रहते हैं। इसके अलावा बहुत अधिक करते हैं तो लॉजिक और प्रैक्टिकल के पोर्शंस को में अपना समय लगाते हैं। वो बहुत ही कम है या रेयरेस्ट है जो हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी जैसे पोर्शन पे अपना कमांड रखने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा आसान लगता है, इसलिए जाहिर सी बात है बच्चे इधर ध्यान नहीं देते। मैंने अपनी क्लास में भी देखा, बहुत से बच्चों का यही कहना रहता है, सर वो टीचिंग करा दीजिए, सर वो रिसर्च करा दीजिए। नए बच्चे होते हैं उनका भी यही मोटिव होता है कि सर टीचिंग और रिसर्च या वो डीआई का सेक्शन, तो देखिए वो इंपॉर्टेंट है, उसको दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी पोर्शन से इक्वल क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जैसा कि संभावना भी है और जैसा कि देखा भी जाता है कि 5 से 6 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से। यही एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हम देखते हैं कि सभी सेक्शन, सिलेबस के सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अतः मेरा आपको एक ऐसा अनुभव, जो मैं अपने अनुभव से आपको कहना चाहूंगा, आपको एक निर्देश है या कह सकते हैं कि एडवाइस है कि आप हर सेक्शन को प्रॉपर्ली देखें। अगर मैंने अपने एग्जामिनेशन को देखा, जब से मैं एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूं या मैंने खुद एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, तो मैंने ये देखा कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हर सेक्शन पे कमांड होना जरूरी है और यही आज के बच्चों की बहुत वीकनेस है। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि आप हर सेक्शन पर बराबर महत्व दें, हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस दें। खैर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो हायर एजुकेशन का पहला कंटेंट जो सिलेबस का है, दैट इज इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्टूडेंट, जहां भी हम प्राचीन भारत में शिक्षा या भारत में उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो भारत में उच्च शिक्षा की बात में हमारे विचार में 1854 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ भारत में शिक्षा के विकास को दिखता है। लेकिन भारत का तात्पर्य सिर्फ मध्यकालीन या स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति या ब्रिटिश काल में ही नहीं है, बल्कि भारत का अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उच्च शिक्षा का प्रारंभ प्राचीन काल से ही हो चुका था। वो समय जब भारत में उच्च शिक्षा अपने विशिष्ट रूप से या कहें काफी ज्यादा प्रबुद्ध थी, उस समय विश्व के अन्य देशों में उच्च शिक्षा नगण्य थी। जहां कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की कोई महत्व ही नहीं था, कोई अस्तित्व ही नहीं था, वहां भारत में उस समय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन विक्रमशिला इत्यादि जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। इस संबंध में आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे इन प्राचीनतम विश्वविद्यालयों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय की। स्टूडेंट्स, यहाँ यह ध्यान देने की जरूरत है कि ये हम कोई हिस्ट्री का यूनिट नहीं कर रहे हैं और एग्जामिनेशन में आपके हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। यानी हायर एजुकेशन में अगर कोई ऐतिहासिक फैक्ट जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है तो इसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बहुत पूछे जाने नहीं होंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट रिलेटेड क्वेश्चंस या अभी हाल ही में कुछ जो इस संबंध में हुआ हो, इसमें कोई अमेंडमेंट हुआ हो या कोई नया बात आई हो, उस संबंध में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पुटअप किए जाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन होगा कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल बेस्ड रूप से इस पर न अध्ययन कीजिएगा और ना ही इस पे कोई, जैसे कि इसका स्थापत्य कला कैसा था, उस समय की संस्कृति कैसी थी, तो ऐसे क्वेश्चंस हिस्ट्री में जरूर हो सकते हैं, परंतु यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात की जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। महत्वपूर्ण बात है, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय और भारतीय संस्कृति की देन, परंतु इस समय ये डिवीजन के वजह से पाकिस्तान में स्थित है। यह 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य संभवतः रहा होगा। अभी ऐसा माना जा सकता है कि 5th to 6th AD, 5th to 6th AD, दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन कल्चर यानी इंडियन एज। तो वो भारत का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। यह हिंदू बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि उस समय जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वहां धर्म की शिक्षा को ज्यादा बल मिला करता था और बौद्ध धर्म अपने शिक्षण के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों के द्वारा शिक्षण किया करता था। सन 460 ईस्वी के आसपास नोमैडिक प्रजाति की हूणों ने इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया।
तो नोमैडिक या नोमैडिक हयांस ऑफ नोमैडिक रेस, जो हुण जनजाति थी, उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। तक्षशिला को, अब यहां तक देखिए साधारण फैक्ट हो गया, लेकिन अब जो मुख्य फैक्ट्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पुटअप किए जा सकते हैं, जैसे तक्षशिला को 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, विशेष रूप से उन स्थलीय खंडहरों के लिए जो भारतीय उपमहाद्वीप पर शहरी विकास के पैटर्न को 5 शताब्दियों से अधिक बताते हैं। यानी जहां पर शहर की संरचना लगभग 500 वर्ष तक रहा हो, तो जाहिर सी बात है 500 वर्ष तक विकसित सभ्यता रही, जहां पर विश्वविद्यालय पनपे और फूले। सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र द गार्जियन द्वारा इसे पाकिस्तान में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित किया गया। सन 2010 की एक रिपोर्ट में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने तक्षशिला को अपर्याप्त प्रबंधन, विकास के दबाव, लूटपाट और युद्ध और संघर्ष का प्राथमिक खतरों के रूप में उल्लेख करते हुए अपूरणीय नुकसान और क्षति के दुनिया भर में सबसे अधिक 12वें स्थल के रूप में चिन्हित किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। ये देखा गया कि एक ऐसा हेरिटेज जो लगभग अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। अब पाकिस्तान सरकार इसके प्रति बहुत ही गैर जिम्मेदारी रूप से कार्य कर रही है और इसके प्रति, इसके संरक्षण के लिए बहुत कम फंड, या ये कह सकते हैं कि संरक्षण के प्रति बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। ऐसे में विश्व में विलुप्त हो रहे ऐसे हेरिटेज जिनकी स्थिति अब कमजोर है, जो अस्तित्वहीन हो रहे हैं, उनमें उस श्रेणी में इसे 12वें स्थान पर रखा गया और इसके साथ ही इसके विकास और इसके संवर्धन के लिए प्रयास किया जा रहा है। सन 2017 में यह घोषणा की गई कि थाईलैंड तक्षशिला में संरक्षण प्रयासों में सहायता करेगा, साथ ही स्वात घाटी में बौद्ध स्थलों के लिए पुनर्स्थापना में योगदान देगा। इस प्रकार से इसकी पुनर्स्थापना, इसके विकास के दृष्टिकोण से थाईलैंड कार्य कर रहा है। यहाँ पर मैंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, उतना मैंने तैयार किया। ऐसे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पे तैयार करें तो लगभग 2 से 2.5-3 पन्ने का मैटर हो सकता है, परंतु एक अप्रॉक्स मैटर मैं तैयार करता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका पूरा PDF मैटर मेरे पास मौजूद है, और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं या ऑफलाइन क्लास में आते हैं, उन्हें मैं तो इसका मैटर प्रोवाइड करता हूँ। ऑनलाइन वालों को उससे PDF प्राप्त होता है और हमारा ये लेक्चर के थ्रू वो क्लास देते चलते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा जूम के जो क्लासेस चल रहे होते हैं, जिसमें आप लाइव टू लाइव हमारे साथ क्लास ले रहे होते हैं, लाइव की किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर क्लास नहीं हो पाती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की क्लास नहीं हो पाती, या क्लास में आपको कोई हर्डल होता है, तो ये वीडियो मैं बना के अपलोड करता चलता हूँ, ताकि उस सेक्शन पे आप मेरे वीडियोस को देखते हुए अपने शिक्षण को और बेहतर करते चलें। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं अगले महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के ऊपर डिस्कस करूंगा, जो था नालंदा विश्वविद्यालय। यह आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। सन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। यह भी बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राटों द्वारा किया था। अगेन गुप्त, द गोल्डन स्टेज ऑफ इंडिया, द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 28 मार्च, अब देखिए इसके आगे और कुछ ज्यादा इस पे जाने की जरूरत नहीं है कि इसका उस समय की स्थापत्य संस्कृति, सीधे फैक्ट्स पे आने की जरूरत है। तो 28 मार्च सन 2006 को, अब यहाँ पे एक चीज माइंड में पहले आप डाल लीजिए, देखिए एक मुस्लिम प्रशासक थे जिन्होंने इसे समाप्त कर दिया, लेकिन भारत में एक दूसरे मुस्लिम प्रशासक जिन्होंने इसकी पुनर्स्थापना करी। अब भारत सोचिए अपने जितने विरासत हैं उनके प्रति कितना संवेदनशील है और उनके विकास और पुनर्स्थापना के लिए कितना विचार रखता है, शुद्ध विचार रखता है। 28 मार्च सन 2006 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा बिहार विधानमंडल को संबोधित करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के विचार को प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत 21 अगस्त सन 2010 को राज्यसभा में व 26 अगस्त 2010 में लोकसभा में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। तत्पश्चात 21 सितंबर सन 2010 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत ये विधेयक कानून के रूप में पारित हो गया तथा 25 नवंबर सन 2010 को यह पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। कितना फास्ट वर्क कर रहा है। अब आप सोचिए, इधर गवर्नमेंट ने
केवल एक विचार रखा और देखते देखते ये कुछ ही महीनों में एक बिल के रूप में पारित हो गया। जापान व सिंगापुर इसके निर्माण कार्य में $100 लाख का योगदान दे रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बना है। गोपा सभरवाल फरवरी सन 2011 में इसके पहले वाइस चांसलर नियुक्त किए गए। इसकी कुल निर्माण लागत $500 मिलियन अनुमानित की गई है। बिहार राज्य सरकार द्वारा इसके निर्माण हेतु 443 एकड़ भूमि आवंटित किया गया, जिससे बड़ी मात्रा में स्थानीय लोगों को हटाया गया है। इस योजना को एपीजे अब्दुल कलाम का स्वप्नीय योजना या ड्रीम प्रोजेक्ट माना गया है। अमर्त्य सेन एवं अन्यों को नालंदा विश्वविद्यालय के बोर्ड में सम्मिलित किया गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अमर सिंह को प्रथम चांसलर बनाया जाने की था, लेकिन उस समय अमर सिंह ने इस पद को त्याग दिया। उनका ये कहना था कि अगर एक भारतीय इस पद पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत में होने की वजह से काफी दबाव पड़ेगा, अतः इस पद पर अन्य किसी देश के व्यक्ति या राजनयिक को बैठाया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से इसके पहले चांसलर के रूप में सिंगापुर के राजनयिक जॉर्ज हेन को इसका पहला चांसलर नियुक्त किया गया था। वर्तमान चांसलर फिर भी विजय पांडुरंग भटकर जो एक भारतीय हैं, और वर्तमान वाइस चांसलर के रूप में प्रोफेसर सुनैना सिंह कार्यरत हैं। पीजी और डॉक्टोरल कोर्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इस नालंदा विश्वविद्यालय में पीजी और डॉक्टोरल कोर्स चलाया जा रहा है, और इसके अलावा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर अभी पहला शैक्षणिक सत्र 2014 से शुरू हो चुका, जिसमें देखा गया कि 15 विद्यार्थियों के साथ 5 महिलाएं भी सम्मिलित थीं। नालंदा विश्वविद्यालय इस प्रकार से देखा जाए तो जिसे कभी समाप्त कर दिया गया, जिसे क्षणभंग कर दिया गया, जिसको अस्तित्वहीन कर दिया गया, वो फिर से अपने अस्तित्व में आया, और भारत ने इसे खंडहर से बाहर निकाल करके इसे वापस अपने उसी ओजस्वी स्वरूप में विद्यमान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और इसी के साथ साथ ये एक पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में अब कार्यरत है और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना है। तो यहाँ पर एक नालंदा विश्वविद्यालय, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको दैट इज़ तक्षशिला विश्वविद्यालय 2 बताया। उज्जैन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में चूंकि ज़्यादा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक छोटे मोटे फैक्ट के रूप में थोड़े कुछ फैक्ट, जैसे यह भागलपुर राज्य में स्थित है। यह गणित, साहित्य, दर्शन व नक्षत्र शास्त्र के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही कि उज्जैन विक्रमशिला विश्वविद्यालय गणित, साहित्य, दर्शन और नक्षत्र शास्त्र के लिए जाना जाता है। और इसके बाद देखा जाए तो भारत में उच्च शिक्षा शून्य हो गई। क्यों? क्योंकि भारत अपनी प्रभुता की वजह से विश्व का आकर्षण का केंद्र बन गया। वैश्विक आक्रामकताएं और विश्व से विभिन्न प्रकार की कहा जाए तो कट्टर समाज ने भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। भारत के सौंदर्य के प्रति लोलुप होते हुए भारत के सौंदर्य के प्रति उनका आकर्षण भारत की एक समस्या बनती है। अब भारत में इनका आक्रमण इनको लगभग विकास से रोक देना था। अब सबसे पहली बात, भारत में यहाँ आने के बाद उन्होंने इन विश्वविद्यालयों को क्यों समाप्त किया? ध्यान दीजिएगा, वो मुट्ठी भर भी नहीं थे, चुटकी भर थे। जो आक्रामकताएं थे, जो आक्रमणकारी थे, वो चुटकी भर। और भारत में देखा जाए तो हिंदू बौद्ध संस्कृति की बाहुल्य था। ऐसे में वो चुटकी भर आक्रमणकारी भारत की उन क्षेत्रों पे जहां पर एक साथ काफी बड़े पैमाने पे लोग एकत्रित होते थे, उन क्षेत्रों पे आक्रमण किया। जैसे विश्वविद्यालय और धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल पर और विश्वविद्यालयों पे उनका जो कुठाराघात था, इसका उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक लोग एक जगह एकत्रित ना हो पाए, जिससे कि विरोध बढ़े। परिणाम स्वरूप वो अपने इस कार्य में सफल हुए और भय का माहौल, एक क्रिएशन ऑफ टेरर हो गया और भय का माहौल बना दिया गया, जिससे
आप समझ सकते हैं 1193 यानी लगभग 12वीं ईस्वी के अंत के साथ और 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के प्रारब्ध होते होते भारत में उच्च शिक्षा नगण्य, उच्च शिक्षा समाप्त हो और अंध युग का प्रारंभ हो गया। और जो मध्यकाल शुरू होता है, ये मध्यकाल अंध युग के रूप में विद्यमान रहा और 1854 जब कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, फिर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित हो सके। तो अगर हम देखें तो 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य पूरी लगभग 5 से 600 साढ़े 600 साल भारत में शिक्षा न्यून हो गई, उच्च शिक्षा न्यून। मध्य शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा छोटे स्तर पे जरूर चलती रही, जिससे कि गिनती और तमाम प्रकार के जो गणितीय कार्य थे वो जरूर विकसित हो, परंतु उच्च शिक्षा पूर्णतः नगण्य हो गई। उच्च शिक्षा का अंधयुग प्रारंभ। इससे मध्य काल में भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में कोई विकास का योग नहीं पता चलता है। मध्यकाल के बाद स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 150 वर्षों का इतिहास एक बार पुनः शिक्षा का दिखाई देता है और अंग्रेजों ने शिक्षा के विकास में काफी योग दिया। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्राचीन काल की इस उच्च शिक्षा का वर्णन करूंगा। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो इस सीक्वेंस में आएगा, दैट इज हायर एजुकेशन के संबंध में लेक्चर सेकेंड या पार्ट 2 करके जो भी वीडियो अगला सीक्वेंस में मैं डालूंगा, उसमें ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा का कैसे पुनर्जागरण होता है, भारत में उच्च शिक्षा कैसे प्रबुद्ध हुई, भारत में उच्च शिक्षा फिर से कैसे आई, इस संबंध में पूरा एक ऐतिहासिक वर्णन, विभिन्न आयोगों का वर्णन, क्योंकि आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। इस बार भी आप चूंकि जनरली एग्जामिनेशन के सारे पेपर्स नहीं देखते, मैं तो जब एग्जामिनेशन होता है तो लगभग 5 एग्जामिनेशन हुए, सपोज करिए कि 5 पेपर हुए, 5 तो लगभग 5 दिन चला, 2 पेपर तो 10 पेपर हो गए। अब 10 पेपर में 50 क्वेश्चन आए, यानी एक यूनिट में 50 क्वेश्चन, टोटल 500 क्वेश्चन। तो मैं सारे 500 क्वेश्चंस को सुबह शाम जो भी मीटिंग में एग्जामिनेशन होता है, मैं तुरंत उसको करेक्ट करता हूं और उसका एनालिसिस करना शुरू करता हूं और ये देखता हूं कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। हर बार मेरा ये ट्रेंड रहता है और मेरे जो नोट्स हैं मैं पूरे डेप्थ के साथ, चूंकि आप ऑनलाइन अगर क्लास लेते हैं तो मैं ऑनलाइन में आप लोगों को अपना पूरा पीडीएफ अपलोड करता हूं और पूरे पीडीएफ मैटर को जितना मुझे पढ़ाना होता है डेली अपडेट करते हुए आपको प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एक्यूरेट मैटर मिलता चले। और 15 साल का क्वेश्चन मैं हर यूनिट के खत्म होते तुरंत सॉल्व कराता हूँ। लगभग 100, 125, 150 क्वेश्चन की एक्सटेंट हर यूनिट के एंड में जरूर कराई जानी आवश्यक है। इससे ये पता चलता है कि जो हमने पढ़ा वो किस लाइन और लेंथ में है और एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इधर लगातार जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, पिछले कई एग्जामिनेशंस के 50-50 क्वेश्चन हर यूनिट की मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके उनका शॉर्ट लिस्टिंग तैयार करके उन पर स्टडी किया है और मैंने देखा है कि आयोग पर कई क्वेश्चन आए। ब्रिटिश काल में जो आयोग गठित हुए और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो स्वतंत्रता के बाद भारत में आजादी के बाद जो आयोग बने, उन पर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। इससे स्टूडेंट्स, मैं आपको चाहूंगा कि आप इन सारे सेक्शंस को, इन सारे वीडियोस को एक जरूर देखते चलिए। अगर आप यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए हैं तो सारे वीडियोस सीक्वेंसली मैं तैयार करके अपलोड करता चलूंगा, आप इनको देखते चलिएगा। और अदर एग्जामिनेशन के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने वालों के लिए भी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लूंगा और चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को जितना अधिक हो सके सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, मैं ये चाहूंगा कि
पूरी मन से आप इसको शेयर करें। जो भी नीडी हैं, जो भी चाहते हैं कि वो घर बैठे तैयारी करें ऑनलाइन क्लास के थ्रू, वो मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डेट इज़ 80 90 60 5000, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं और हमारे ऑनलाइन क्लासेस के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हृदय की गहराइयों से आप लोगों से विनम्रतापूर्वक एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।